हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10। टॉपिक हमारा है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918। चलिए बच्चों, बात करते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था ये जानेंगे, कब से कब तक चला था, इसके कारण क्या थे, इसके प्रभाव क्या थे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि स्टार्ट हुआ 1914 में एक युद्ध शुरू हुआ जिसने कि वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया, जिसमें कि देखा जाए तो पूरी दुनिया को इसने इफेक्ट किया। ठीक है, युद्ध भाई उसका इफेक्ट जो होगा बुरा ही होगा, तो बुरी तरीके से इसने इफेक्ट किया पूरी दुनिया को। अब यहाँ पर हम बात करें कि क्या पहले कोई वॉर नहीं होते थे? पहले भी वॉर होते थे, लेकिन ये वॉर जो था वो पहले के वॉर से इसलिए अलग था क्योंकि इसका जो असर था, इसमें जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत बड़े लेवल का था। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। इट वॉज फॉट ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल एंड डीपली इन्फ्लुएंस। ठीक है, ये जो युद्ध था ये और भी चीज़ों में अलग था। एक तो इसने पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबको इन्फ्लुएंस किया। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो युद्ध था वो लैंड पर भी लड़ा गया, एयर के में भी लड़ा गया। ठीक है, एयरप्लेन्स वगैरह, फाइटर प्लेन्स वगैरह के द्वारा। साथ ही साथ ये अंडर द सी भी लड़ा गया। ठीक है, ओवर द सी भी लड़ा गया। ठीक है, तो सी एंड अंडर द सी दोनों तरीके से। इसके अलावा इस युद्ध में नए नए तरीके दिखते हैं डिस्ट्रक्शन के, विनाश के। साथ ही साथ नए नए तरीके इसमें बचाव के भी दिखते हैं। ठीक है, जर्मनी जो है यहाँ से स्टार्ट करता है पॉइजन गैस का। दूसरी तरफ ब्रिटेन जो है वो स्टार्ट करता है टैंक्स। ठीक है, कब? 1916 में। देखा जाए तो ये युद्ध जो था बहुत बड़ा इसने डिजास्टर जो था वो लाया, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं नए नए तरीके जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, पॉइजनस गैस जो है वही उसका यूज़ हो गया। अब उस गैस के द्वारा ही कितने लोग जो थे उनकी जान चली गई। ठीक है, इसमें किसी से जाकर फाइट करने की ज़रूरत नहीं, वो गैस जो थी उसके द्वारा ही कितने लोगों की जान चली गई। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं टैंक जो कि दूर तक हमला करे और ज़्यादा लोगों को एक साथ मार के ख़त्म कर दे। ठीक है, ये हमने देखा। तो इस तरीके से युद्ध जो था वो बिल्कुल ही अलग था। और यहाँ पर कितनी सारी कंट्रीज़ जो थी उनका पार्टिसिपेशन था। पहले के जो युद्ध थे वो दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ करते थे, तो इस तरीके से युद्ध जो था वो अलग था। और ये युद्ध जो था वो सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं हुआ, ये यहाँ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसकी भी शुरुआत लेकर आया। मतलब शुरुआत तो देर में होगी लेकिन उसका ये कारण बना। चलिए बच्चों, बात करते हैं कॉजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके कारण क्या थे, किस वजह से। युद्ध पहले भी होते थे लेकिन इस युद्ध ने एक ऐसा रूप ले लिया जो कि वर्ल्ड वॉर बन गया। ठीक है, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला। तो इसका जो सबसे मेन और सबसे बड़ा कारण था वो था इंपेरियलिज्म। क्या था इस दौरान यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो उनका डेवलपमेंट बड़ी ही तेजी से हो रहा था, और तेज़ी से एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा था, दूसरी तरफ ये कंट्रीज़ जो थी वो अदर कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ करने की पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट कर रखी थी कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ उनको क्या करना है, कॉलोनाइज़ करना है, यानी अपने कंट्रोल में लेना है। वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, हर एक चीज़ को अपने कंट्रोल में लेना। तो जो एम्पायरिज्म था, अपने एम्पायर को बढ़ाना, यही इसका बड़ा कारण था। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटेन, जहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो ब्रिटेन में हुआ। तो ब्रिटेन सबसे तेज़ी से डेवलप हो रहा था और ब्रिटेन ने अदर कंट्रीज़ जो थी उनको कॉलोनाइज़ करना शुरू कर दिया। उन्हीं में से एक हम भी आते हैं। ठीक है, इंडिया को भी ब्रिटेन ने कॉलोनाइज़ करके रखा था। हमारे जो पॉलिटिक्स थी, हमारा जो इकोनॉमिक थी, तो इन सभी पर क्या था, ब्रिटेन का कब्जा था। तो यहाँ पर क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा था। इनके लिए मैन पावर बहुत सारी चाहिए थी, रिसोर्सेज बहुत सारे चाहिए थे। तो इन लोगों ने यही चीज़ें शुरू की, जिस कंट्री को ये लोग कमज़ोर समझते थे उस पर अपना कब्जा कर लेते और फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उस पूरी कंट्री को हैंडल करते थे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है,
इस तरीके से कर रहे थे। अब ब्रिटेन के बाद अदर कंट्रीज जैसे जैसे वो डेवलप होती गई, उन्होंने भी ये पॉलिसी जो थी वो अपनानी शुरू कर दी कि कॉलोनाइज करना है अदर कंट्रीज को। अब क्या है, ब्रिटेन पहले से ये कर रहा था और कंट्रीज जो थी वो भी इसमें कूद पड़ी। तो यहाँ पर क्या था, उनके बीच में होड़ मच गई कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कॉलोनाइज कर सकता है, या फिर हम उसे कॉलोनाइज करना चाहते हैं, उस पर दूसरा आके उसने कब्जा कर लिया। तो ये सारी चीज़ें थी कि इंपेरियलिज्म जो था ये सबसे बड़ा कारण था, ठीक है, अपने एम्पायर को बढ़ाना, कि हम वहाँ तक अपना एम्पायर करना चाहते हैं, कोई और आया उसने उस पर कब्जा कर लिया। तो ये सबसे बड़ा कारण था यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जिसकी वजह से लोग जो थे वो दो ग्रुप में बंट गए। और जब युद्ध जो एक स्पार्क मिली जिसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बाद दोनों ग्रुप के लोग जो थे उन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, और इस वजह से ये वर्ल्ड वॉर जो था, मतलब ये जो युद्ध था, इसने वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया। इसमें बाकी लोग जो थे वो शामिल होते गए, दो ग्रुप में बटे हुए लोगों की तरफ, कोई इधर आ रहा है कोई इधर आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसमें फर्स्ट जो रीज़न है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट रीज़न है यहाँ पर डिवीजन ऑफ यूरोप इनटू टू हॉस्टाइल ग्रुप। तो जैसा अभी हम लोगों ने समझा वही चीज़, तो यूरोप यहाँ पर क्या था, दो हॉस्टाइल, दो शत्रुता वाले ग्रुप में यहाँ पर बट गया था। क्या हुआ था वो समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1870 टू 71। इस दौरान फ्रांस को पर्शियन युद्ध हुआ, ठीक है, जहां पर फ्रांस जो था वो बुरी तरह से हार गया। दूसरी तरफ हम बात करें जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने, ठीक है, तो जर्मनी ने क्या किया, यहाँ पर जर्मनी ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की कि कोई भी कंट्री जो है वो फ्रांस के साथ फ्रेंडली रिलेशन नहीं करेगी। अच्छा, जर्मनी ने ऐसा कहा, सभी लोग जो थे वो मान भी गए। दूसरी तरफ जर्मनी ने क्या किया कि ऑस्ट्रिया जो थी उसके साथ डुअल रिलेशन जो थे वो बनाए, डुअल अलायंस जो थे वो बनाए, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि जर्मनी उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ डुअल अलायंस बनाया, यानी कि जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया और हंगरी इसमें साथ में आ गए, प्लस इसी में आता है इटली, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों जो है वो मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं, जिसको नाम दिया इन्होंने ट्रिपल अलायंस, ठीक है। अब ये चीज़ जो थी, इनकी जो पॉलिसी थी कि कोई भी जो है वो फ्रांस के साथ फ्रेंडली रिलेशन जो है वो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इनकी ये पॉलिसी चलती रही कब तक, जब तक ऑटोमन बिस्मार्क, इन्होंने ही ये पॉलिसी बनाई थी। तो ऑटोमन बिस्मार्क जो थे, जब तक उनके पास सत्ता थी, बिस्मार्क के पास, यहाँ कहीं लिखा है मैंने, हाँ, तो ऑटोमन बिस्मार्क के पास जब तक सत्ता थी तब तक किसी ने फ्रेंडशिप नहीं की। इसके बाद ऑटोमन बिस्मार्क जो है वो अपनी सत्ता खो देते हैं, ठीक है। इसके बाद कैसर विलियम II आते हैं, वो इस पॉलिसी को आगे जारी नहीं रख पाते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रांस, जिससे किसी को भी दोस्ती करने के लिए मना किया गया होता है। यहाँ पर आता है रशिया जो था वो अंडर डेवलप्ड था, बट उसके पास मिलिट्री बहुत थी। अब रशिया जो था उसको क्या था कि उसको अपनी पावर बढ़ानी थी, उसके लिए इकॉनमी अच्छी खासी चाहिए थी। रशिया को था ये इकॉनमी जो हमको चाहिए, यहाँ पर वेल्थ जो चाहिए वो हमको मिल जाएगी फ्रांस से। तो यहाँ पर रशिया जो है वो दोस्ती कर लेता है किससे, फ्रांस से, ठीक है। तो देखिए लेट 19th सेंचुरी रशिया वॉज अंडर डेवलप्ड इकॉनमी विथ ग्रेट मिलिट्री पावर, ठीक है। अंडर डेवलप्ड इकॉनमी था ग्रेट मिलिट्री पावर के साथ। इसको क्या था, लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए था, जो कि इसको कहाँ से मिलता, फ्रांस से मिलता, ठीक है। अच्छा, अब फ्रांस जो था मान गया देने के लिए, तो इस तरीके से रशिया, फ्रांस, इसके साथ आ गया कौन, ब्रिटेन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा तीन ये बने जो इनको कहा गया ट्रिपल अलायंस, ठीक है। और ठीक है, यहाँ पर एग्रीमेंट का नाम अभी हम लोगों ने नहीं लिखा, अभी समझते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक तो ट्रिपल अलायंस जो था वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बना हुआ है, जहाँ पर जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है और इटली है, ठीक है। इन तीनों को मिला के यहाँ बनता है ट्रिपल अलायंस। दूसरी तरफ आता है कौन, फ्रांस है प्लस रशिया है प्लस ब्रिटेन है, ठीक है। तो ये तीनों जो है इन्होंने मिल ब्रिटेन या इंग्लैंड कह लीजिए, ठीक है। तो ई से ईजी इसलिए रहेगा क्योंकि हम लोग थोड़ा सा भी देखते हैं, ठीक है। तो फ्रांस हो गया, ठीक है, रशिया हो गया एंड इंग्लैंड हो गया। इन तीनों ने मिलकर ट्रिपल एंटेंट बना लिया, ठीक है। ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटेंट। जो ट्रिपल एंटेंट था ये क्या था, ये रिप्लाई था, ये एग्रीमेंट जो बना इन तीनों के बीच में, ये रिप्लाई था किसका, ट्रिपल अलायंस का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये ट्रिपल अलायंस बना, इसके जवाब में यहाँ पर ये बना, ठीक है। तो हम लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर ट्रिपल एंटेंट बना, तो ई और ई ये हमने मिला दिया, अलायंस और ऑस्ट्रिया यहाँ मिला दिया, जर्मनी
और फ्रांस एक दूसरे के अपोजिट थे। तो इतनी जो कंट्रीज़ हैं ये आपको याद रहेंगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर बात हुई कि एंट्रेंट से हम लोग ई कर लिया, अलायंस से ए कर लिया। जर्मनी और फ्रांस, इनको ध्यान रखना है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर जापान जो है वो इसे ज्वाइन कर लेता है, दूसरी तरफ टर्की जो है वो इसे ज्वाइन कर लेता है। इस तरीके से दो हॉस्टाइल ग्रुप जो हैं वो यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के शत्रुता वाले ग्रुप। यही आगे हम देखते हैं भूमिका निभाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। चलिए बात करते हैं आर्मामेंट रेस, ठीक है। इस दौरान क्या था कि सभी कंट्रीज जो थी, ठीक है, इनमें आपस में एक और होड़ मच गई। इनमें होड़ मच गई किस चीज़ की? ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स जो थे वो बनाने की। जर्मनी एक के बाद एक वेपन्स जो था वो बनाए पड़ा था, दूसरी तरफ अदर कंट्रीज़ जो थी वो भी बनाने लगी। लेकिन यहाँ पर इन सभी ने नाम ये दिया कि हम लोग जो है ये सुरक्षा के लिए, शांति बनाए रखने के लिए बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या था? मकसद तो यही था कि हम क्या करेंगे, अगर कोई हमारे पर अटैक करता है तो हम उसके ऊपर दुगना अटैक करेंगे। मकसद ये था कि अगर हमें कोई बात पसंद नहीं आएगी तो हम सीधे उसको अटैक करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि भाई हम लोग जो है अपनी रक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अमंग द यूरोपियन नेशन बिगेन एन आर्मामेंट रेस, तो इनके बीच में, यूरोपियन जो नेशन थे इनके बीच में इस तरीके की होड़ जो थी वो मच गई, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स बनाने की, नए नए तरीके के, और इसको नाम दिया सेल्फ डिफेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ पीस, ठीक है। तो आर्म रेस क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, एक कंट्री जो है वो कई तरह के वेपन्स जो है वो बना रही है, तो दूसरा नहीं भी बनाना है तो सोचेगा भैया वो बना रहा है हम भी बना लें, ठीक है। तो वो भी बनाने को तैयार हो गया और इस तरीके की आपस में होड़ मच गई। अब यहाँ पर जर्मनी जो था उसने शुरुआत की अपनी जो नेवल फोर्स थी उसको बढ़ाना, ठीक है, उसको उसने बढ़ाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने देखा, ब्रिटेन भी यही चीज़ें शुरू कर दिया, उसने भी अपनी नेवल प्रोग्राम जो थे वो शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो और ज़्यादा तब डर गए जब जर्मनी ने क्या किया, कील कैनाल था, ठीक है, कील नहर जो थी उसको उसने और ज़्यादा गहरा किया। क्यों गहरा किया? कि यहाँ से बैटलशिप जो है वो आसानी से गुजर सके। अब वेपन तो बना रहे थे, बैटलशिप जो है वो आएगी और ज़्यादा धमाका करेगी, तो इस वजह से ब्रिटेन और वो फ्रांस जो थे वो और डर गए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले तो इम्पेरियलिज्म, उसमें होड़ मच गई कि ज़्यादा पे हम कब्जा करेंगे, हम जो हैं अमीर रहेंगे। दूसरी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स हम बनाएंगे तो उसके बाद हम अगले पर आसानी से अटैक कर सकेंगे, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा कारण था आर्मामेंट रेस। चलिए बात करते हैं थर्ड रीज़न जो कि था मिलिटेंट एग्रेसिव नेशनलिज्म, ठीक है, मिलिटेंट एग्रेसिव नेशनलिज्म। तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म, ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एग्रेसिव नेशनलिज्म। 19th सेंचुरी के दौरान क्या था, जो कंट्रीज़ थी उनके अंदर क्या था, नेशनलिज्म की फीलिंग थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा होना भी अच्छा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि आप अपने को तो बड़ा अच्छा कह रहे हैं, ठीक है, अपनी कंट्री, अपने नेशन वो बहुत अच्छा है, ठीक है, अपनी कंट्री के लोग बहुत अच्छे हैं, अदर कंट्रीज़ जो हैं उनसे आप नफरत कर रहे हो कि वो सही नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, ये वाला नेशनलिज्म जो है वो बड़ा ही खतरनाक है। वही चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। 19th सेंचुरी में क्या होता है कि एरा ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म कि अपने को बहुत अच्छा समझना और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, दूसरी कंट्री के लोग जो हैं उनको नफ़रत की निगाह से देखना, उनसे नफ़रत करना, ठीक है। और यही क्या है, इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्रेसिवनेस जो है वो आ जाना। जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं, या फिर हम लोगों ने आगे भी हम लोग देखेंगे, पहले भी देखा है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने नेशन को ही बहुत ज़्यादा समझते हैं, ठीक है, कि हम क्या हैं, जैसे ब्रिटेन वो हमारे ऊपर जब राज कर रहा था तो उनका ये मानना था कि हम जो हैं वो सुप्रीम रेस हैं, सुपीरियर रेस हैं, हमारी नस्ल जो है वो इंडियंस जो है इन पर राज करने के लिए बनी है, ठीक है भाई। वही 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर तो तुम्हारे भी हैं, वही हमारे भी हैं, तुम सुप्रीम रेस कहाँ से हो गए कि तुम दूसरों पर राज करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ के इस टाइम के नेशनलिज्म में था कि लोगों के अंदर इस तरीके का नेशनलिज्म था कि एक जैसा कल्चर, एक नेशन जो है, एक जैसा पहनावा, एक जैसी लैंग्वेज वाले लोग जो हैं वो अपने को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ समझते थे, और यही चीज़ आगे कारण बनती है नफ़रत का, ठीक है।
ऐसे में होता क्या है, फ्रांस जो था, ठीक है, इस समय ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फ्रांस जो कि अपनी कुछ टेरिटरीज जो थी वो हार गया था, उसको अब वो जर्मनी से वापस चाहता था। एल्सेस एंड लॉरेंस जो कि फ्रांस का हिस्सा था, इसको जर्मनी ने ले लिया था। तो फ्रांस चाहता था कि ये जो पोर्शन है ये हमारे साथ ही होना चाहिए, ये हमारे पास आ जाए। दूसरी तरफ इटली जो था वो वापस अपनी टेरिटरीज ट्रेंटिनो एंड ट्राइस्टे जो था वो ऑस्ट्रिया से चाहता था, ठीक है। बाल्कन स्टेट्स जो थे, उनके जो नागरिक थे जिनको कि स्लाव कहा जाता था, तो वो अलग अलग स्टेट में जाकर रह रहे थे। तो बाल्कन स्टेट जो था वो ये चाहता था कि हमारे जो स्लाव्स हैं, हमारे जो नागरिक हैं, वो सभी एक साथ आकर रहें, जिससे कि हमारा जो बाल्कन है वो बड़ा बाल्कन स्टेट जो है वो बन सके। इनकी ये नीति थी। दूसरी तरफ बात करें कैसर विलियम टू, कैसर विलियम टू जो था वो चाह रहा था, वो क्या था, वो जर्मनी का नया एम्पायर था, वो अलग एम्परर था, वो अलग अपना चाह रहा था राज्य, अपना साम्राज्य बढ़ाना। ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन पहले से ही हमने देखा इंपीरियलिज्म वाली पॉलिसी जो थी वो सबसे पहले ब्रिटेन ने ही शुरू की थी। भाई वहाँ पर वो डेवलप हुआ और वो अदर कंट्रीज़ जो थी उनको क्या करने लगा, अपने कंट्रोल में करने लगा, अपना एम्पायर जो था वो बढ़ाने लगा। इस दौरान ब्रिटेन जो था 1/4 दुनिया की 1/4 कंट्रीज़ जो थी वो अकेले ब्रिटेन ने कब्जा कर रखी थी। तो अदर कंट्रीज़ जो थी उनमें यही सारी चीज़ें जो थी, यही होड़ जो थी वो मच गई। और इस तरीके का जो एग्रेसिवनेस था ये क्या था, ये गलत था। भाई अपना नेशन है, अपने नेशन के लिए प्यार रखना चाहिए, वो सबसे अच्छी बात है, अपने नेशन का भला सोचना ये सबसे अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का नुकसान करना, यहाँ से क्या है, यहाँ से शत्रुता जो है, फाइटिंग जो है, हॉस्टिलिटी जो है ये शुरू होती है, वही यहाँ पर देखने को मिलती है। दिस एग्रेसिवनेस नेशनलिज्म लेड टू द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो यहाँ से ये अग्रेसिवनेस की वजह से क्या है, इंपीरियलिज्म जो है वो और ज़्यादा बढ़ता है कि अपना एम्पायर जो है अपने में और ज़्यादा कब्जा करते जाना है। तो इस तरीके से अग्रेसिव नेशनलिज्म जो था, इसकी वजह से राइज हुआ क्या, इंपीरियलिज्म, कि अदर कंट्रीज़ जो हैं उन पर क्या है, अपना कब्जा करना है। चाहे हम युद्ध से कब्जा करेंगे, चाहे हम धोखे से कब्जा करेंगे, ठीक है, चाहे हम किसी भी पॉलिटिक्स जो है उससे कब्जा करेंगे, या हम कोई प्रेशर जो है, पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो बनाकर कब्जा करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, कब्जा करेंगे। और उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट जो है या तो हम बना लेंगे, अपना पर्सन जो है वो बैठा देंगे, और या फिर हमारे द्वारा ही वहाँ पर एक पपेट पर्सन चाहे उसी जगह का है वो बना देंगे राजा, वो रूल करेगा, लेकिन वो हमारे लिए रूल करेगा, जिससे कि वहाँ की सारी जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उस पर हमारा राइट होगा। हमारा राइट होगा तो हमारे लिए सस्ता कह सकते हैं कि हमको क्या है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ रही हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल हमें बहुत सारा चाहिए, उसके लिए हमें लेबर्स बहुत सारे चाहिए, ठीक है, उसके लिए हमें इकॉनमी बहुत सारी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ईजिली वहाँ से काफ़ी मात्रा में मिल जाएगी, ठीक है। तो यही जो एग्रेसिव नेशनलिज्म था, ठीक है, ये कारण बना किसका, इंपीरियलिज्म का। अब ये जो इंपीरियलिज्म वाली जो पॉलिसी थी, इस वजह से जो कंट्रीज थी उनके बीच में क्या हुआ, शत्रुता जो थी, हॉस्टिलिटी जो थी वो बढ़ने लगी। हम देखते हैं 19th सेंचुरी के एंड में, ठीक है, 19th सेंचुरी के एंड में ये कंडीशन जो थी और ज़्यादा ख़राब हो जाती है जब जर्मनी जो है वो इसमें एंटर करता है। जर्मनी की वजह से मैटर ये जो इंपीरियलिज्म वाला है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जर्मनी ये पॉलिसी अडॉप्ट करता है कि भाई जो बड़ी पावर है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना एम्पायर जो है वो बढ़ा रखा है, उनको उनकी जगह से डिस्प्लेस कर दो। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कहीं पर कब्जा कर रखा है, कोई और आएगा उस पर अटैक करेगा, उसे हटाने की कोशिश करेगा, तो वो दोनों क्या है, एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन जाएंगे, ठीक है, स्टॉन्च एनिमी, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी वो इसने चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। जैसे कि हम बात करें कि फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, ऐसी जो कॉलोनियल पावर थी, तो जर्मनी ने कोशिश की कि इनको इनकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया जाए। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी देखा कि उसने इस तरीके की पॉलिसी अडॉप्ट की कि फ्रांस जो है उसे कोई भी अपना फ्रेंड ना बनाए, वो इसी के अंडर में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने पहले से इंपीरियलिज्म जो था वो स्टार्ट कर रखा था। 1/4 कंट्रीज जो थी वो उसके कब्जे में पहले से ही थी। तो यहाँ पर ब्रिटेन जो था उसको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं नुकसान पहले नहीं हुआ। हम देखें एशिया हो गया, ठीक है, साउथ एशिया की लगभग सभी कंट्रीज़ जो थी वो ब्रिटेन के कब्ज़े में थी, ठीक है।
इसके अलावा अफ्रीका की कुछ पार्ट जो थे वो उसके हिस्से में थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटेन जो था, कुछ जो था वो तो उसके कब्जे में था, उसको वो बचाए रखा। दूसरी तरफ हम बात करें लैटिन अमेरिका वगैरह हो गया, यहाँ पर जर्मनी जो है जब उसका राइवलरी बनता है तो यहाँ पर ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा घाटा होता है, बहुत नुकसान होता है। तो इस वजह से ब्रिटेन जो है वो बहुत नाराज़ होता है और ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑल मेजर पावर्स, इस दौरान क्या है, सभी मेजर पावर्स जो थी वो एक दूसरे की, ठीक है, राइवलरी बन जाती हैं, क्योंकि सभी क्या है, अपना इम्पेरियलिज्म जो है इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटेन एंड जर्मनी जो है वो कहाँ पर, ब्रिटेन एंड जर्मनी ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका जो है इसको कब्जा करने में एक दूसरे के शत्रु बन गए। दूसरी तरफ हम बात करें थाईलैंड, ठीक है, सियाम एंड इजिप्ट, ये वाली जो जगह है सियाम जो कि थाईलैंड में, यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन जो थे ये एक दूसरे के राइवलरी बन गए। और यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटेन एंड रशिया जो कि चाह रहे थे पर्शिया एंड अफगानिस्तान, जर्मनी एंड फ्रांस मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका, ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया जो थे वो बाल्कन्स के लिए चाह रहे थे। ठीक है, इटली जो था वो त्रिपोली, ठीक है, त्रिपोली जो कि क्या था, पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, वो इसको चाह रहा था। दूसरी तरफ जापान जो था वो रशिया के साथ फाइट कर रहा था और चाह रहा था फार ईस्ट और चाइना, इस पर अपना कब्जा बढ़ाना। ठीक है, यूएसए जो था वो चाह रहा था ओवर द फिलीपींस एंड अदर आइलैंड इन द पैसिफिक, वो इस पर अपना कब्जा चाह रहा था। तो इस तरीके का जो नेशनलिज्म था लोगों के अंदर कि अपना नेशन जो है वो सबसे ऊपर हो, अपने नेशन के पास ही सारी पावर हो, अपने नेशन के पास ही सारी जो कंट्रीज़ हैं वो हों, ठीक है, अदर कंट्रीज़ जो है उनसे नफ़रत करना, ये सारा क्या था, ये तो नफ़रत ही है कि भाई हमको ये चाहिए, इन दोनों में फ़ाइट हो रही है कि हमें ये चाहिए, तो एक दूसरे से ये क्या कर रहे हैं, नफ़रत ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सोच थी इसकी वजह से यहाँ दुश्मनी जो थी, इनके बीच की शत्रुता जो थी वो बढ़ती गई, जिसका एक ही यहाँ पर सल्यूशन दिख रहा था, मिलिटेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये भी एक बड़ा कारण था। चलिए अब देखते हैं इमीडिएट कॉज का क्या था। देखिए हमने देखा पीछे कई सारी जो कारण थे वो चले आ रहे थे, लेकिन अभी कोई युद्ध नहीं हो रहा था, छोटे मोटे युद्ध, जो छोटे मोटे युद्ध का मतलब कि दो कंट्रीज जो थी उनके बीच में अभी तक युद्ध हो रहा था, अभी तक वर्ल्ड वॉर जो था, ठीक है, विश्व युद्ध का रूप इसने नहीं लिया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1914 जो वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि ऐसा युद्ध जो था पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका तुरंत का क्या कारण था भाई, हमने बहुत सारे रीज़न देखे, लेकिन सिर्फ वो रीज़न जो थे वो चले आ रहे थे, लेकिन एक स्पार्क की ज़रूरत थी भाई, लोगों में दुश्मनी जो थी वो बहुत बढ़ती जा रही थी, एक स्पार्क कहीं ना कहीं मिलती है जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो बड़ा रूप ले लेती हैं। जैसे हमने देखा था, इंडिया की बात अगर हम करें तो हमने 1857 का विद्रोह देखा है। 1857 का जो विद्रोह है उसके भी बहुत सारे कारण हैं भाई, ब्रिटिश जो कि यहाँ पर रूल कर रहे थे बहुत टाइम से हमें अलग अलग तरीके से परेशान कर रहे थे, जगह जगह पर हम लोग क्या कर रहे थे, विद्रोह भी कर रहे थे, लेकिन 1857 का जो विद्रोह था वहाँ पर पूरा देश जो था वो साथ आ गया। यहाँ पर स्पार्क क्या मिली, स्पार्क मिली बैरक छावनी में मंगल पांडे वाली, कि भाई उसने मना कर दिया वो कारतूस यूज़ करने का उस कार्ट्रिज को, और यहाँ से विद्रोह जो था वो भड़क गया। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी हमने देखा बहुत बड़े बड़े कारण थे, लेकिन उसको स्पार्क जो था वो यहाँ से मिलता है, साराजीवो क्राइसिस। ठीक है, तो ये जो था ये इमीडिएट कॉज था। क्या था, 28 जून 1914, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 28 जून 1914 को, ठीक है, 1914 को क्या होता है कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार जिसका नाम होता है आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, ठीक है, तो वो कहीं जा रहा होता है, उसको क्या किया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, जब उसकी मौत हो जाती है तो पता चलता है, मतलब इसको मारा किसने, तो इसको मारा सर्बिया के एक सीक्रेट ग्रुप ने जिसका नाम होता है ब्लैक हैंड। तो ये हुआ कि सर्बिया का एक सीक्रेट ग्रुप है ब्लैक हैंड, उसने इसको मारा है। ठीक है, ये आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड है। ठीक है, तो इनको ये हुआ कि सर्बिया का एक सीक्रेट ग्रुप है उसने मारा है। तो ऑस्ट्रिया ने ये जिम्मेदारी जो थी, ये बोला कि भाई ये जो है ये जिम्मेदारी लेने पड़ेगी किसको, सर्बिया की गवर्नमेंट को, और इसके लिए इनको हमारी कुछ डिमांड है, हमारी कुछ शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी।
ठीक है। अच्छा, मारने का कारण क्या था? मारने का कारण ये था जो अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सर्बिया जहाँ पर क्या था कि वहाँ के नागरिक जो थे उनको स्लाव कहा जाता था, है ना। ये हुआ कि उन सभी को एक साथ लाना है, तो उद्देश्य यही था कि बड़ा बाल्कन उनको बनाना था, बड़ा सर्बिया, बड़ा बाल्कन जो था वो बनाना था। तो उद्देश्य ये था कि अपने नागरिक सारे जो थे उनको एक साथ लाना था। उसमें कुछ ये रोड़ा बन रहे होंगे तो इनको क्या किया, मार दिया इसीलिए। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया था उसने इनको तुरंत ही चैलेंज किया कि भाई हमारी ये जो शर्तें हैं ये आपको माननी पड़ेंगी। ऑस्ट्रिया ने चैलेंज दिया सर्बिया को। तो सर्बिया जो था वो मानता नहीं मानता, लेकिन इसके साथ आ गया रशिया। रशिया ने इनको उकसाया कि भाई इन डिमांड्स को, इन शर्तों को मत मानो। 23 जुलाई तक का, यहाँ पर 28 जून को ये हुआ था, 23 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसको कि सर्बिया जो था उसने नहीं माना। जब सर्बिया ने नहीं माना तो 28 जुलाई, ठीक है, एग्जैक्ट 1 मंथ बाद की बात है, 28 जुलाई को यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के द्वारा यहाँ पर युद्ध जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया। और 29 जुलाई को हम देखते हैं कि सर्बिया की जो कैपिटल थी, ठीक है, बेलग्रेड, वहाँ पर क्या है, बमबारी शुरू हो जाती है। और इस तरीके से इन दोनों के बीच का जो ये युद्ध था इसने विश्व युद्ध का रूप ले लिया। ठीक है, तो ये था इमीडिएट कॉज। ठीक है, अब ये विश्व युद्ध का इसने रूप किस तरीके से लिया कि भाई यहाँ पर ये क्या है, दो पार्टी जो है वो आपस में लड़ रही हैं। सर्बिया, जिसको अभी हमने देखा कि रशिया जो था वो सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, तो दोनों के सपोर्ट में अदर कंट्रीज जो थी वो आती गई। आइए देखते हैं। ठीक है, तो वन साइड पे क्या था, सर्बिया था, रशिया था, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, इटली, यूएसए, जिनको कहा गया क्या, अलाइज पावर। ठीक है, अदर साइड पे था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, बुल्गारिया, एक्सेट्रा, मतलब कई सारी कंट्रीज थी। मेन ये हम लोग नाम देख रहे हैं जिनको कहा गया सेंट्रल पावर या एक्सिस पावर। चलिए, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, फिर जो कि 1918 तक चलता है। इसके बाद हम इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिजल्ट। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 1919। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या था, इसका रिजल्ट जो था वहाँ पर हम देखते हैं एक्सिस पावर जो है ये हार जाती है, जिसके फलस्वरूप जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 1919 में साइन करनी पड़ती है। और ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी यही बहुत बड़ा कारण बनती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसी ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो सीड थे उसी समय ही बो दिए गए थे। ठीक है, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की कि ऑस्ट्रियाई राजकुमार जो था वो मार दिया गया था, कब, 28 जून 1914 को। और फिर उसके बाद 28 जुलाई को युद्ध जो था वो डिक्लेयर होता है, जो स्टार्ट होता है 29 जुलाई से। ठीक है, तो 28 को मारा जाता है 20 जून को, और 28 जुलाई को ही डिक्लेयर किया जाता है, एग्जैक्ट आफ्टर 1 मंथ बाद। अब ये युद्ध जो है वो समाप्त होता है 11 नवंबर 1918 को। ठीक है, युद्ध कब समाप्त होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 11 नवंबर 1918 को। इसके बाद हम देखते हैं ये ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो होती है वो एग्जैक्ट उसी डेट पर होती है, लेकिन 1919 में होती है, जिस डेट पर उस ऑस्ट्रियाई राजकुमार को मारा गया था। यानी कि 28 जून 1919 को एक ट्रीटी जो है वो साइन करनी पड़ती है जर्मनी को, जो कि बहुत ही हार्श और ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, जिसकी वजह से जर्मनी ने अपना बहुत कुछ खोया और जर्मनी के लोग जो थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़गी आई, और यही आगे कारण बनता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो कि फ्रांस के वर्सलीज में साइन की जाती है, वहाँ का पैलेस हॉल्स ऑफ द मिरर, वहाँ पर ये साइन होती है। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कहते हैं। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो है वो साइन होती है। इसको तैयार करने में कौन लोग थे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, President Woodrow Wilson of the United States, and Mr. M. Clemenceau, the French Premier, and V. Orlando of Italy, इन लोगों ने मिलकर इस ट्रीटी को तैयार किया था। अब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो थी इसके मेन प्रोविज़न क्या थे ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, मेन प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी पे क्या इसका जर्मनी के लिए क्या इसका कह सकते हैं मेन प्रोविज़न किया गया, वो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, इस युद्ध के लिए जर्मनी और उसके जो अलाइज थे इनको मेन दोषी माना गया कि इन्होंने ही क्या किया, उकसाया, जिसमें जर्मनी को सबसे ज़्यादा दोषी ठहराया गया कि इस युद्ध की वजह जो था वो जर्मनी था, उसी ने उकसाया, और इस वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ, मतलब वर्ल्ड वॉर जो कि फर्स्ट
पहली बार हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि इसलिए नाम ही दिया गया फर्स्ट, ठीक है। ये पहली बार इस तरीके का युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर जर्मनी को दोषी माना गया और बोला गया कि भाई पहले से जो टेरिटरीज आपने कैप्चर कर रखी है युद्ध के पहले की, वो टेरिटरीज आप डेनमार्क को, बेल्जियम को, चेकोस्लोवाकिया को, पोलैंड को, इनको दे दीजिए। दूसरा कहा गया कि सम वाइटल टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, ठीक है, कुछ टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट किए गए, वो हम देखते हैं। तो एल्सेस, ठीक है, एल्सेस और लॉरेंस के लिए बोला गया कि ये फ्रांस को लौटा दिया जाए, जो कि पहले से फ्रांस का था, इन्होंने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। दूसरा सार वैली, जो कि किसके लिए जाना जाता था, कोल माइन के लिए जाना जाता था। बोला गया कि आपकी जो सार वैली आपके यहाँ है उसको आप फ्रांस को दे दीजिए आने वाले 15 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। तो कोल माइन जो होती है किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बड़ा रिसोर्स है ये। और ये बोला गया कि आप अपना ये जो सार वैली वाला है ये कोल माइन, ये दे दीजिए फ्रांस को 15 ईयर के लिए, वहाँ से आप कोल जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा बोला गया 2 डचीज ऑफ स्लेस्विग एंड हॉल्स्टाइन, ठीक है, हॉल्स्टाइन और स्लेस्विग के 2 डचीज जो थे वो, जो कि जर्मनी ने, ठीक है, पहले पकड़ लिया था, उसके लिए बोला, कैप्चर कर लिया था, उसके लिए बोला गया कि उसे आप डेनमार्क को दे दीजिए। डेनमार्क से उन्होंने कैप्चर किया था 1864 में, लगभग 55-56 ईयर्स तक अपने पास रखा। बोला गया कि इसको आप क्या करिए, इसको आप डेनमार्क को वापस करिए। थर्ड है, जर्मनी ने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज जो थी वो भी यहाँ पर खो दी इस ट्रीटी के जरिए। कॉलोनीज मतलब जिस पर क्या था, कब्जा कर रखा था जर्मनी ने। अब वो जो था जीती हुई जो कंट्रीज थी उनके बीच में बांटने की बात हुई। आइए देखते हैं। बोला गया टोगोलैंड एंड कैमरून जो है ये डिवाइड कर दिया गया किसके बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। जर्मन कॉलोनीज इन साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, जो कि जर्मन ने कॉलोनीज बनाकर रखा था साउथ वेस्ट अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका में, उनके लिए बोला गया कि ये शेयर कर दी जाए इंग्लैंड, बेल्जियम, पुर्तगाल एंड साउथ अफ्रीका के बीच में। जबकि जापान जो था उसको भी अभी देना है। उसको क्या देना है, बोला गया कि जापान जो है उसको चाइना का कियाओचाओ और शांतुंग जो है ये दे देना है, ठीक है। इसके अलावा बोला गया कि न्यूजीलैंड जो है उसको दे दो सामोआ द्वीप, जो कि पैसिफिक ओशन में है। तो बोला गया सामोआ आइलैंड जो है ये दे दिया जाए न्यूजीलैंड को। इस तरीके से इसकी कॉलोनीज जो थी वो भी जीती हुई जगहों पर बांट दी गई। इसके अलावा जर्मनी को कहा गया कि राइन वैली जो है, ठीक है, वहाँ से अपनी मिलिट्री तुम हटा लो। वहाँ तुम कोई भी मिलिट्री नहीं रख सकते हो, न राइट न लेफ्ट। कोई फोर्ट जो सेफ्टी के लिए बनाए जाते थे, बोला गया कि तुम कोई भी फोर्ट जो है वो नहीं बना सकते हो। जो फोर्ट पहले से बने हैं उन सभी को तोड़ दो। तुम कोई एयरफोर्स नहीं रख सकते हो, तुम कोई सबमरीन नहीं रख सकते हो। ये सब चीज़ें अभी हमने देखा कि युद्ध की जब हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे कि बहुत तेज़ी से जर्मनी जो था वो नए नए वेपन्स, नए नए रास्ते जो था वो अपना रहा था। अब यहाँ पर उसको ये सारी चीज़ें उससे छीनी जा रही थी। जर्मनी को भाई ये जो ट्रीटी थी ये उसके ऊपर इम्पोज की गई, वो उसको मजबूरी में माननी पड़ी, ठीक है। तो उसने इस ट्रीटी पर क्या किया, साइन कर दिया, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ा इसके लिए गिल्ट, और उसने क्या किया, साइन किया, और उस पर इसको बहुत सारा जो अमाउंट था वो भी पे करना पड़ा, ठीक है। और ये जो ट्रीटी थी ये बहुत ही हार्श और ह्यूमिलेटिंग, जिसकी वजह से जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने बहुत बड़ा अपमान समझा। और यहीं से हम देखते हैं नात्सिज्म जो है वो राइज होता है इसी वजह से। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज उसका सबसे बड़ा कारण था नात्सिज्म के राइज होने का, क्योंकि वहाँ की पब्लिक जो थी उन्होंने इसको बहुत गलत लिया कि ये हमारे साथ बहुत गलत हुआ। और इस तरीके से जब उनको दिखता है कि हिटलर जो है वो उनकी प्रेस्टीज को वापस लाएगा तो वो हिटलर को सपोर्ट करते हैं और हिटलर आगे बढ़ता है। और यही हिटलर जो है आगे कारण बनता है, इतना एग्रेसिव हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण बनता है। चलिए बात करते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ऑन ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर ये जो टेरिटरीज जो थी इनका क्या किया गया था, रीअरेंजमेंट किया गया था, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर क्या इसका असर होता है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी जो है इनका सेपरेशन हो जाता है, पहले ये एक थे अब यहाँ इनका सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। टर्की जहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था तो वहाँ पर ऑटोमन रूल जो है वो समाप्त हो जाता है, टर्की हार गया था, है ना।
इमरजेंस ऑफ चेकोस्लोवाकिया एंड यूगोस्लाविया, ठीक है। तो ये चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया जो थे, ये दो इंडिपेंडेंट स्टेट जो हैं वो सामने आते हैं, ठीक है, ये इमर्ज होते हैं। नेक्स्ट जर्मनी जो है वो सरेंडर करता है यूपेन एंड मेलमेडी, किसको, बेल्जियम को, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो है इसका भी अंत होता है, ठीक है। रशिया, जहाँ पर रशिया हो गया, जर्मनी हो गया, ये ऐसी जगह थी यहाँ पर राजशाही थी, लेकिन कैसी थी, निरंकुश तरीके की, बिल्कुल वो किसी पर भी अत्याचार करेंगे लेकिन पब्लिक जो है उनके खिलाफ नहीं बोल सकती है, इस तरीके की यहाँ पर मोनार्की थी, इसका भी अंत हुआ। अंडर द इम्पल्स ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म के इम्पल्स में, ठीक है, क्या हुआ कि फ्रांस जो है उसको दे दिया गया उसका एल्सेस एंड लॉरेंस, ठीक है, एल्सेस एंड लॉरेंस जो है ये फ्रांस को वापस दे दिया जाता है, जो उसका एरिया होता है। चलिए बात करते हैं कंसिक्वेंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन टर्की, ठीक है। तो टर्की पर इसका क्या असर हुआ ये जानेंगे। तो टर्की के लिए क्या किया गया, उसको सेवरस की ट्रीटी ऑफ सेवरस जो थी वो साइन करनी पड़ी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सेवरस क्या थी ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। टर्की को यहाँ एक ट्रीटी जो थी, टर्की भी क्या हारी हुई वाली पार्टी में था, तो टर्की को जो ट्रीटी साइन करनी पड़ी उसका नाम था ट्रीटी ऑफ सेवरस। इसके तहत क्या था, यहाँ पर टर्की, जहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था, टर्की को डिसमेम्ब्रेट कर दिया गया, उसका विघटन किया गया, मतलब उसको तोड़ा गया। किस हिस्से में ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सीरिया जो था उसका कंट्रोल जो था वो दे दिया गया फ्रांस को, ठीक है। इसके अलावा पैलेस्टीन एंड मेसोपोटामिया जो था वो दे दिया गया किसको, ब्रिटेन को, ठीक है। यहाँ पर यही हो रही थी कि टेरिटरीज जो तुमने जीती वो भी लेंगे, तुम्हारी जो टेरिटरीज है वो भी हम लेंगे। इंग्लैंड जो था उसने इजिप्ट और टर्की पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग, बाकी जो टर्किश टेरिटरीज थी, टर्की को पूरी तरह से तोड़ के आपस में बांट लिया गया था। अदर जो बची हुई टेरिटरीज थी टर्की की, उसको ग्रीक और इटली, इन दोनों में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ट्रीटी ऑफ सेवरस जो थी, ठीक है, ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। ये लागू क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि टर्की के फील्ड मार्शल थे जिनका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे, इनकी लीडरशिप में एक रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया जाता है, जिसमें कि कॉन्स्टेंटिनोपल एंड एशिया माइनर, इन दो पर ये अपना कब्जा जो है वो फिर से पा जाते हैं और इस तरीके से टर्की का निर्माण करते हैं, और इसीलिए इनको फादर ऑफ द टर्की कहा जाता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, इसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं लीग ऑफ नेशंस की बात करेंगे। लीग ऑफ नेशंस जो कि इस्टेब्लिश होता है 10 जनवरी 1920 को, किसके द्वारा, अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के द्वारा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर बनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा को बनाया जाता है, जो कि कहाँ पर होता है, स्विट्जरलैंड में। इसके 6 ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से, तो लीग ऑफ नेशन जिसके 6 ऑर्गन्स थे, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे। लीग ऑफ नेशन जिसका कि फॉर्मेशन होता है कि ये युद्ध जो था इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये होती है, ठीक है, और ये इसलिए इस्टेब्लिश होती है कि आगे कोई भी युद्ध जो है वो ना हो, या अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसे टाला जा सके, ठीक है। इसके 6 ऑर्गन्स थे, सबके अपने अपने काम थे, सबके अपने अपने मेंबर्स जो थे वो फिक्स थे। ये चीज़ें आगे आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसके 6 मेन ऑर्गन्स जो थे वो क्या क्या थे, ठीक है। फर्स्ट था द असेंबली, ठीक है। सेकंड द सेक्रेटेरिएट, थर्ड द लीग ऑफ काउंसिल, फोर्थ है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, एंड फिफ्थ जो है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड 6 जो है द मैंडेट्स कमीशन, ठीक है। तो ये इसके 6 ऑर्गन्स थे, सबके अपने अपने काम, अपने अपने मेंबर जो थे, नंबर ऑफ मेंबर्स, ये और साथ ही साथ उनका अपॉइंट होना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल फिक्स थी, ठीक है। यहाँ पर सबसे मेन जो था वो माना गया द सेक्रेटेरिएट। चलिए बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस जो बनाया गया, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन क्या थे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अचीव इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी,
ठीक है, यहाँ पर क्या था कि पीस और सिक्योरिटी जो है ये बनी रहे, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे, आगे कोई युद्ध ना हो, कंडीशन बन रही है तो उसको टाला जा सके इसके लिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इस्टेब्लिश इंटरनेशनल रिलेशन बेस्ड ऑन जस्टिस एंड ऑनर, ठीक है, तो जो कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या है, रिलेशन जो है वो अच्छे बने रहे, जिसका बेस क्या हो, जस्टिस एंड ऑनर। मान लीजिए दो कंट्री जो हैं उनके बीच में फाइट की गुंजाइश दिख रही है, तो ऐसा नहीं किसी एक का जो है फेवर ले लिया जाए चाहे वो गलत ही हो। यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में जस्टिस एंड ऑनर के तहत क्या है, सुलह कराने की कोशिश की जाना कि उनके बीच में जो है कोई फाइट जो हो ना हो, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो बने रहें, ठीक है। और किस बेस पर, बेस उसका ये हो, ठीक है, किसी एक का फेवर नहीं लेना है। प्रमोट कोऑपरेशन एंड वेल बीइंग, ठीक है, तो यहाँ पर विश्व शांति जो है वो बनी रहे, इसके लिए कोऑपरेशन एंड वेल बीइंग जो है इसको प्रमोट करना, ठीक है। आर्म्स रिडक्शन, अभी हमने क्या देखा, इस युद्ध का एक कारण क्या था, हथियारों की होड़, लोग जो थे वो बहुत सारे हथियार बनाने लगे थे। तो यहाँ पर क्या था, आर्म्स रिडक्शन, बस आपकी सेफ्टी के लिए जितने ज़रूरी हैं उतने ही आर्म्स बनाना, एक्स्ट्रा जो है उनमें कमी करना, ठीक है। कलेक्टिव सिक्योरिटी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी किसकी, भाई जो इसके नेशंस हैं, ठीक है, जो इसके नेशन सदस्य हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, उनके बीच में कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी कह सकते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रेट्स, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, जो कंट्रीज़ हैं उनकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है वो बनी रहे, इसके लिए कलेक्टिव सिक्योरिटी को लोगों को प्रदान करना, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा लोगों को प्रदान करना जो कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, यानी कि पीसफुल चेंज एंड ट्रीटी रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो पीसफुल चेंज, अगर क्या है कि पीस जो है वो बनाए रखना है, ठीक है, अगर क्या है कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच में रिलेशन जो है वो सही बने रहें, तो इसके लिए पीसफुल चेंज की ज़रूरत हो तो वो करना। साथ ही साथ जो ट्रीटीज़ हैं, ऐसी ट्रीटीज़ जो कि रिलेशन में बैरिकेड का काम कर रही हैं, ठीक है, तो उन ट्रीटी को दोबारा से कंसीडर करना, ठीक है। नेक्स्ट है 6 मैंडेटरी सिस्टम सुपरविज़न, ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो मैंडेटरी सिस्टम है, जो ज़रूरी काम है उनको सुपरवाइज करना, वो इनका ऑब्जेक्टिव है किसका, लीग ऑफ नेशंस का, ठीक है, ये उसका लोगो उस टाइम का। चलिए बात करते हैं कि फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस, ठीक है, तो ये फेल क्यों हो गया ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि ख़त्म हुआ, बहुत सारी लोगों ने मुश्किलें झेली, बहुत सारा ये प्रॉब्लम्स हुई, ट्रीटी हुई, हम लोगों ने देखा, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। अब इसके बाद बनता है लीग ऑफ नेशन, किस लिए, पीस बनाए रखने के लिए। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो था वो फेल हो गया, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था वो शांत हुआ, ठीक है, लीग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शांत हुआ, लोगों को थोड़ी राहत की सांस मिली, क्योंकि इतना लंबा ये वॉर चला था। लेकिन किसी को नहीं पता था बहुत जल्द ही दूसरा वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो पहले से भी ज़्यादा डिज़ास्टरस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लीग ऑफ नेशन जो था वो पीस बनाए रखने में फेल रहा, क्यों रहा ये हम लोग समझेंगे। तो हिटलर जो है वो जब सत्ता में आता है तो वो अपनी मनमानी करना शुरू करता है। हिटलर जो कि बहुत ज़्यादा दुखी हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज से, और उसने कहा था मैं आगे बदला लेकर रहूँगा, मैं अपनी प्रेस्टीज एंड ग्लोरी जो है वो वापस लेकर रहूँगा। तो हिटलर जब सत्ता में आता है उसने बोला ट्रीटी ऑफ वर्सलीज कैंसिल, ठीक है, तो उसको मानने से इसने रिफ्यूज़ कर दिया, इसको मना कर दिया। इसने क्या कहा कि हम लोगों को बोला गया है कि अपना एम्पायर नहीं बढ़ाना है, हम अपना एक्सपेंशन करेंगे। इसने बोला कि आर्मी का रिड्यूस करने को कहा गया है, हम करेंगे। इसने कहा मिलिट्री कम करने, वो वेपन्स जो है वो कम करने को कहा गया है, हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस तरीके की चीज़ें जो है जर्मनी वो, या फिर कह सकते हैं हिटलर के द्वारा की जाने लगती हैं, जिसकी वजह से जल्द ही कंपटीशन जो है वो बढ़ने लगता है, और यूरोप फिर से दो ग्रुप में, दो राइवलरीज में डिवाइड हो जाता है। और फिर 1939 में हम देखते हैं स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वॉर, और ये जो कोल्ड वॉर है यही आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेता है, और इस तरीके से लीग ऑफ नेशंस जो है वो फेल हो जाता है। तो बच्चों इस तरह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।